एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। स्वागत है आपका। और आज हम करने वाले हैं वैदिक युग का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, अरे यार भागो मत, बोरिंग नहीं होने वाला है। और आज हम जानेंगे कि बाहुबली से भी पहले असली युद्ध कैसे होता था। लेकिन थोड़ा सा रिकैप रिवीजन कर लेते हैं। टाइमलाइन पर स्क्रीन पर देखो, द वैदिक एज ये हमारे भारत का बेस है भाई। क्या है? बेस। जैसे पिज्ज़ा का बेस होता है वैसे ही इंडियन कल्चर का बेस। मज़े की बात, वेद मतलब क्या होता है? वेद मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। यानी जिसके पास वेद है वो उस ज़माने का गूगल था। सिंपल सी है। मैक्स मुलर ने एक थ्योरी दिया था, आपको याद है? मैंने बताया था, क्या बताया था मैक्स मुलर ने? कि जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं। सेंट्रल एशिया से आए हैं आर्यंस। ठीक है, नोट कर लो, एग्जाम में पक्का आएगा। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में। देख, जो अर्ली वैदिक एज था इसमें सतयुग वाला वाइब था। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। ठीक। वेमेन का कंडीशन बहुत अच्छा था। वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती थी। लाइफ चिल था। लाइफ कैसा था? एकदम चिल लाइफ था इसमें। ठीक है, इसमें गाय चराते थे। पेस्टोरल यानी घुमंतू टाइप के, कभी यहाँ रह लिए कभी वहाँ रह लिए, एक जगह फिक्स सेटल नहीं होते थे। अब आ गया लेटर वैदिक एज। यहाँ पे आयरन का डिस्कवरी हो गया। ठीक है, लोहा मिल गया। अब जंगल कटने लगे। फिर इनका मूवमेंट किधर हो गया? पहले वो रहते थे पंजाब सिंध वाले एरिया में, जैसे मान लो ये इंडिया है तो इधर रहते थे। धीरे धीरे इधर यूपी, बिहार, दिल्ली तरफ मूव कर गए। ठीक है, पहले इधर रहते थे, इधर ये मूव कर गए हैं लेटर वैदिक एज में। अब यहाँ पे एंट्री होती है साजिशों की। बिल्कुल सास बहू सीरियल जैसा लेटर वैदिक एज। कैसा? सास बहू सीरियल जैसा ड्रामा शुरू। देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना है जो कि अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था। और बाकी तीन वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये लेटर वैदिक एज में लिखा गया है। बाहुबली का युद्ध देखा है? उससे हजारों साल पहले यह हुआ था। दसराजन वार, यानी दसराजों युद्ध। ठीक है, दसराज्य युद्ध हिंदी में बोलेंगे। इंग्लिश में दसराजन वार है, हिंदी में दसराज्य युद्ध, यानी बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। कहने का मतलब इसमें मेंशन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। क्या मेंशन है? दसराजन वार। ठीक है, यह युद्ध जमीन के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं युद्ध हो रहा था। ठीक है, जमीन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? पानी। पानी के लिए ये लड़ाई हुआ था, वाटर के लिए। कैसा पानी? रावी नदी का रुख मोड़ने के लिए। जो रावी नदी है, ठीक है, उसका रुख मोड़ने के लिए ये युद्ध हुआ था। पानी की किल्लत थी भाई, समझ गया ना? पानी की उस टाइम पे किल्लत थी, इसीलिए ये युद्ध हुआ था। अच्छा, किसके किसके बीच हुआ था? एक कोने में है हमारे हीरो राजा सुदास। ये है हमारा हीरो राजा सुदास, भरत कबीले का, भरत ट्राइब का, भरत जनजाति का ये राजा था सुदास। और दूसरे कोने में 10 राजाओं का गैंग। ठीक है, 10 राजाओं का संघ। तो अभी का टाइम में क्या बोल सकते हैं? 10 राजाओं का गैंग था वो। यह लड़ाई सिर्फ राजाओं की नहीं थी, मतलब सिर्फ किंग्स की ये लड़ाई नहीं थी, गुरुओं के ईगो की थी। किसके? गुरुओं के ईगो की थी। सुदास ने क्या किया था? विश्वामित्र को नौकरी से निकाल दिया था। सुदास ने विश्वामित्र को नौकरी से निकाल दिया था, इसको। ठीक है, और वशिष्ठ को रख लिया था। मतलब इसको निकाल दिया और वशिष्ठ को रख लिया। बस विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा करके बदला लेने के लिए, ठीक है, इसने क्या किया? 10 राजाओं को इकट्ठा किया। अब
हो गया लड़ाई, हमें क्यों निकाला। ठीक है, समझ गए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लड़ाई हुई परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे तट पर। साउथ इंडियन मूवी की तरह एक हीरो ने 10 को पीट डाला, यानी हमारे सुदास ने 10 राजाओं को, बिल्कुल साउथ इंडियन वाली मूवी वाली फील आ रही है भाई। एक राजा है 10 राजाओं को मार रहा है, डिशुम डिशुम। और सुदास की जीत हुई, जीता कौन, भरत ट्राइब, यानी सुदास जीत गया। और एक कमाल का फैक्ट बताऊं, इसी भरत कबीले के नाम पर हमारे प्यारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो तालियां, तालियां बजाओ, ये तो भरत ट्राइब है। ठीक है, इसी के नाम पे हमारा कंट्री का नाम क्या पड़ा, भारत। ठीक है, मज़ा आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस समय की सोसाइटी आज के स्टार्टअप कल्चर जैसी थी। मतलब कैसी थी, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नाइज, 4 वर्णों में विभाजित था। लेकिन आज जैसे किसी का बेटा डॉक्टर है, ठीक है, क्या है, डॉक्टर है, फिर दूसरा बेटा इंजीनियर है, तीसरा बेटा सरकारी कोई जॉब करता है। ठीक है, मतलब एक ही परिवार में कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, आज इस तरह का प्रोफेशन है। सिमिलरली जाति उस टाइम पे थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं था, व्यवसाय के आधारित था। ठीक है, मतलब बाप डॉक्टर, बेटा रैपर और माँ बिजनेस वूमन, सब एक ही घर में, और कोई किसी का जज नहीं करता था। जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं था, टैलेंट हो तो तुम किंग हो। मतलब बर्थ से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब नहीं था। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है पढ़ाने का तो तुम ब्राह्मण हो। ठीक है, लड़ने का टैलेंट है तो क्षत्रिय हो, बिजनेस करने का टैलेंट है तो तुम क्या हो भाई, क्या बोलते हो उसको, क्षत्रिय वैश्य हो। ठीक है, और सेवा कर रहे हो तो शूद्र हो। मतलब एक ही परिवार में इस तरह का चलता था अर्ली वैदिक एज में। समझ गए बात, क्लियर है। मतलब बाय बर्थ क्लासिफिकेशन नहीं था, बेस्ड ऑन प्रोफेशन था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैरिज कस्टम, विवाह की प्रथाएं। विवाह, देखिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होता था अर्ली वैदिक एज में। इसका कोई सीन नहीं था। मतलब फुल बचपन एंजॉय करो अपना, खेलते रहो। ठीक है, और अगर कोई विधवा हो जाती थी, ठीक है, तो नियोग प्रथा से देवर से शादी कर सकती थी। नियोग मतलब ये एक ऐसा कस्टम था जिससे वो अपने देवर से शादी कर सकती थी। और सती प्रथा का कोई सबूत नहीं मिला है ऋग्वेद में। मतलब औरतों की लाइफ एकदम मज़े में थी, सेट थी अर्ली वैदिक एज में। अब देखिए लड़कियों, यह तुम्हारा गोल्डन एरा था। कौन सा, अर्ली वैदिक एज गर्ल्स के लिए गोल्डन एरा था। लड़कियां वेद पढ़ती थीं, मंत्र लिखती थीं। ठीक है, और उस समय के टॉपर्स लड़कियां थीं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। लोपामुद्रा, ठीक है, घोषा, अपाला, ये सब उस समय की टॉपर्स लड़कियां थीं। ठीक है, वो अपनी मर्जी से शादी स्वयंवर स्वयंवर भी कर सकती थी, अपनी मर्जी से शादी करती थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, कठोर नहीं था। ठीक है, ये सब टॉपर्स थी लोपामुद्रा, घोषा, और खुद से डिसीजन लेती थी शादी का, स्वयंवर भी कर सकती थी। अब आते हैं गाय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ काओ। आज लोग डॉलर के पीछे भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं लोग, डॉलर कमाया जाए।
ठीक है। उस समय के लोग गाय के पीछे भागते थे, ठीक है। जिसके पास जितनी गाय वो उतना बड़ा अंबानी, समझ गए ना। गाय को अघन्य, जिसे मारा ना जाए, कहा जाता था। नॉट टू बी किल्ड, गाय को क्या बोला जाता था? अघन्य है, इसको मारा नहीं जाना चाहिए। अमीर आदमी को गोमत कहा जाता था, जो वेल्दी पर्सन है उसको गोमत, मतलब अंबानी क्या है? गोमत है उस टाइम पे, ऋग्वैदिक काल में। और एक वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, गोगन, ठीक है। क्या है? गोगन, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? GOGN, गोगन, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होता था? कोई मेहमान आ गया, ठीक है, उसके लिए हम लोग गाय का दूध का भोजन बना रहे हैं, उसको गाय का दूध दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड, मेहमान के लिए ये वर्ड यूज़ होता था, गोगन, ठीक है। अरे मस्त है, देखो। फॉरगेट बिटकॉइन, अरे बिटकॉइन को भूल जाओ, इन्वेस्ट इन काउज, और गोमत बन जाओ। उस टाइम पे ये कोट हुआ करता होगा। उस टाइम पे कोई बिटकॉइन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, किस पे? गाय पे इन्वेस्ट कर रहा था। अगर मैं उस ज़माने का टीचर होता तो फीस के रूप में रुपये नहीं लेता, मैं बोलता भाई 5 लीटर दूध दे देना और एक बछड़ा दे देना, ठीक। ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ मैं। एक टर्म है गविष्ठी। गविष्ठी मतलब क्या? गायों के लिए युद्ध, गायों के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध, युद्ध का नाम ही था क्या? गविष्ठी, मतलब गाय की तलाश। इमेजिन करो, दो देश लड़ रहे हैं बॉर्डर पर। क्यों लड़ रहे हैं भाई? क्योंकि पड़ोसी ने गाय चुरा ली है, इसलिए लड़ाई हो रहा है। और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गविष्ठी। समय को भी गाय से रिलेट करते थे। जैसे गाय जब काऊ जब वापस घर आ रही है तो क्या बोलेंगे? गोधूली बेला, गोधूली बेला बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक संगठन, यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजा बाबू के बारे में। राजा, जो राजन था, ठीक है, वो तो राजा था, लेकिन वो तानाशाह नहीं था, तानाशाह नहीं था। उसे जनस्य गोप कबीले का रक्षक कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? जनस्य गोप कबीले का रक्षक कहा जाता था राजा का। राजा के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी। प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब बोला जाता था जनस्य गोप। उसके पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी। युद्ध हुआ तो गांव के लड़के ही डंडे लेकर पहुंच जाते थे, ठीक है। और जो ये वंशानुगत था, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं था, समझ गए। राजा होता था लेकिन वंशानुगत नहीं होता था, मतलब वंशानुगत होता भी था लेकिन अनिवार्य नहीं था, चेंज भी हो सकता था, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं था, मतलब तानाशाह नहीं था। और युद्ध के लिए कोई आर्मी नहीं थी। युद्ध हुआ, अरे लड़ाई हो गया, चलो डंडा लेके निकल गए सब कोई, ठीक है। तो इस तरह का सीन चल रहा था। अब सभा क्या थी? ये है सभा, समझ लो आज की राज्यसभा, ठीक है। बस रिलेट कर रहा हूँ। सिर्फ बुजुर्ग और वीआईपी लोग यहाँ पे, विशिष्ट व्यक्ति यानी बुजुर्ग और वीआईपी लोग, यहाँ सीरियस डिस्कशन होता था। एकदम सीरियस वाला माहौल था यहाँ पे सभा में। इसमें महिलाएं भी जा सकती थी, ठीक है। वेमन अटेंडेड, ऋग्वैदिक टाइम में उन लोगों को क्या बोला जाता था? सभावती। क्या बोला जाता था? सभावती। अब आता है समिति। समिति क्या है? यानी जनता की मीटिंग, इसको बोल सकते हैं जनता की मीटिंग, समिति, ठीक है।
यहाँ राजा का चुनाव होता था, राजा का इलेक्शन होगा यहाँ पे समिति में। अगर राजा बदमाशी की तो समिति उसे हटा सकती थी। समझ गए ना? राजा अगर बदमाशी करेगा तो समिति क्या करेगी? समिति राजा को हटा देगी। एकदम फुल डेमोक्रेसी वाइब्स, मतलब डेमोक्रेसी था, एक डेमोक्रेसी था उस टाइम पे। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग? ऋग वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है विदट। विदट क्या होता है भाई? ये सबसे पुरानी संस्था है, ओल्डेस्ट असेंबली है, ठीक है, विदट। यहाँ लूट के माल का बंटवारा होता था और धार्मिक बातें होती थी। धार्मिक उद्देश्य के लिए समुदाय, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पस के लिए होता था। यहाँ भी औरतें पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। लूट का माल का बंटवारा यहाँ पे होता था विदट में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में विदट 122 बार आया है, ठीक है। मतलब बहुत पॉपुलर है ये विदट। ऋग्वेद में कितना बार आया है? 122 बार। इसके बाद ये देखते हैं कि भाई राजा क्या अकेले काम करता था? नहीं नहीं, उसके पास एक टीम थी। जैसे पुरोहित। पुरोहित क्या होता था? एक प्रधानमंत्री जैसा होता था, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुजारी, ठीक है, पावरफुल होता था। सेनानी, सेना प्रमुख, आर्मी चीफ। ग्रामीणी, गांव का मुखिया होता था। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई टैक्स कलेक्टर नहीं था, ठीक है। टैक्स कलेक्टर यहाँ पे कोई नहीं था ऋग्वैदिक काल में। लोग अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से क्या करते थे? गिफ्ट, बलि दे दिया करते थे, अपनी मर्जी से देते थे। कोई भी टैक्स कलेक्टर नहीं था, ठीक है। आज ऐसा होता तो सरकार पूरी कंगाल हो जाती, कोई कुछ नहीं देता। अब प्रशासनिक इकाइयों को समझो, ठीक है, सिस्टम को समझो भाई, किस तरह का सिस्टम चल रहा था। कुल, जो परिवार का हेड है उसको क्या बोलेंगे? कुल बोलेंगे, कुलप। जो गांव का हेड है, उसके बाद गांव में आते हैं विलेज, ग्राम, उसको ग्रामीणी बोलेंगे, ठीक है। फिर विस, इसको क्लैन बोलते हैं इंग्लिश में, इसके हेड को विस्पति बोलेंगे। फिर सबसे बड़ा होता था जन, ठीक है, ट्राइब, उसके हेड को क्या बोलते थे? राजन। उस छोटी इकाई क्या थी? कुल थी, फैमिली, जिसका हेड था कुलप। ग्राम, उससे बड़ी, मतलब बहुत सारा कुल मिल के ग्राम बनेगा, विलेज बनेगा, उसका हेड ग्रामीणी। फिर बहुत सारा गांव मिल के विस बनेगा, क्लैन, उसका हेड विस्पति। और बहुत सारा बीस मिल के बनेगा जन, उसका हेड राजन। यहाँ कोई टेरिटरी का कंसेप्ट नहीं था, कंट्री का, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे कोई टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग जगह बदलते रहते थे। आप इससे समझ सकते हैं कि आज जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, तो उस टाइम पे आप इंडिया से पाकिस्तान भी जा सकते थे, ठीक है, अफ़गानिस्तान भी जा सकते थे, श्रीलंका भी जा सकते थे। कोई मतलब कंट्री टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था, टेरिटरी टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब बात करते हैं धर्म के बारे में, ठीक है। कौन सा धर्म फॉलो करते थे? तो एक कोट फेमस है इसके लिए, डर के आगे जीत है, ठीक है, डर के आगे जीत है। यानी आदमी जिससे डरता था उसकी पूजा करता था। धर्म का प्रिंसिपल सिंपल था, नेचर, ठीक है, नेचर का पूजा करो।
बारिश, धूप, हवा, जो चीज़ पावरफुल दिखे उसे भगवान मान लो। ठीक है। कोई मंदिर नहीं था, कोई भी मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, कुछ नहीं था, ना ही कोई मूर्ति था। लोग खुली हवा में बैठकर मंत्र पढ़ते थे, मतलब नेचर वर्शिप, प्राकृतिक बहुदेववाद। किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, यज्ञ करते थे और हवन करते थे, ना ही किसी जानवर की पूजा करते थे। ये तो इस तरह का धर्म था। अब बात करते हैं इंद्र भगवान की। अवेंजर उस टाइम के थे ये, मिलिए उस समय के बाहुबली इंद्र से। ठीक है। इनको मैं बाहुबली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऋग्वेद में 250 बार इनका उल्लेख है। 250 मंत्र है इनके लिए इंद्र के लिए। इन्हें पुरंदर कहा गया है, मतलब किला तोड़ने वाला, किलों को नष्ट करने वाला, बारिश करवाना, गॉड ऑफ रेन। समझ रहे हैं ना। राक्षसों को पीटना इनका काम था। थंडर, बिजली चमकाना, वर्षा और वज्र का देवता। एक फनी बात बताऊं, इन्हें सोम रस एनर्जी ड्रिंक बहुत पसंद था। ठीक है। उस टाइम का रेड बुल इंद्र भगवान को बहुत पसंद था। दूसरे नंबर पर आते हैं अग्निदेव। ठीक है। इंद्र के बाद अग्निदेव, यह थे देवताओं के पोस्टमैन। अग्निदेव कौन थे? पोस्टमैन थे आर्यों के हिसाब से। हवन में घी डालो, ठीक है, हवन चल रहा है, ऐसे आग निकल रहा है, इसमें घी डाल दो, वो कहाँ चला जाएगा? सीधे भगवान को डिलीवरी हो जाएगा, धुआं बनकर ऊपर जाएगा, भगवान के पास पहुंच जाएगा। ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र अग्नि को ही डेडिकेटेड है। एक चीज़ याद रखिएगा, ऋग्वेद का पहला मंत्र, ऋग्वेद का पहला मंत्र किसको डेडिकेटेड है? अग्निदेव को। ठीक है। और गेस्ट्स वर ट्रीटेड लाइक अग्नि, अतिथि देवो भव। गेस्ट जो भी आते थे, मेहमान, उनको अग्नि की तरह ट्रीट किया जाता था। अतिथि देवो भव रूट्स यहीं से शुरू होता है। अब जानते हैं अदर इम्पोर्टेंट डिटीज़, यानी अन्य देवता भी एग्जिस्ट करते थे। वरुण देवता, ये थे स्कूल के प्रिंसिपल। अगर पाप किया, ठीक है, नैतिक नियम तोड़ा, तो वरुण पकड़ लेंगे। इसे क्या कहते थे? रीत कहते थे। रीत कहते थे। किसको रीत कहते थे? कि अगर पाप किया, नैतिक नियम तोड़ लिया, तो वरुण पकड़ लेंगे। सोम, पौधों के देवता, वनस्पतियों के देवता। ठीक है। रुद्र, गुस्से वाले देवता। ठीक है, गुस्से वाले देवता थे। शिव जी का पुराना रूप, पशुओं का रक्षक। मरुत, गॉड ऑफ स्टॉर्म, यानी आंधी तूफान के देवता। देवियां भी कम नहीं थी। अदिति, इंद्र देवता की माता, इंद्राज मदर, देवताओं की मम्मी बोल सकते हैं। सावित्री, सूरज की देवी। सावित्री सूरज की देवी। इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, गायत्री मंत्र जो हम लोग गाते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, स्कूल में भी गाते हैं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और इसको लिखने वाले हैं कौन है? विश्वामित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। अच्छा एक बात बताओ, पॉटरी उस टाइम पे कैसी थी? पॉटरी यानी मृद भांड किस प्रकार की होंगी? मतलब चाय किस में पीते थे? ओकरे कलर्ड पॉटरी थी, मतलब गेरुआ रंग का, येलो, ब्लैक, रेड, ये सब यूज़ होता था। लाल पीले रंग के मटके।
मतलब कोई चाइना टाइप का कांच का गिलास नहीं था भाई, सिर्फ गेरुआ कलर का था। क्या था? पॉटरी, मृदभांड, बर्तन। हम्म पीले, काले और लाल रंग की मटकी का उपयोग किया जाता था। चलिए ठीक है, समझ गए। ओसीपी याद रखिएगा, ओकरे कलर्ड पॉटरी। पीले, काले या फिर गेरुआ रंग बोलते हैं ना इसको, गेरुआ, ओकरे कलर्ड। पीले, काले और लाल रंग की मटकी, ये भी याद रखेंगे। अब आते हैं लेटर वैदिक एज में, यानी उत्तर वैदिक काल। ठीक है, समय सीमा 1000 से 600 BC। अब आर्य लोग जो हैं, लोहा का आविष्कार हो गया। मैंने बताया आपको कि आयरन का आविष्कार हो गया। अब जंगल कटने लगे, झाड़ियाँ कटने लगी। तो जो आर्य थे, आर्य पहले कहाँ पे थे? सप्त सिंधु वाले एरिया में, इधर थे। अब धीरे धीरे इधर यूपी बिहार की ओर बढ़ने लगे। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइफ अब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ठीक है, अब सास बहू जो सीरियल आता है ना, उस तरह का साजिशें होंगी। समझ रहे बात? तो एक चीज़ नोट करेंगे, आर्य पंजाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हुए। लेटर वैदिक एज में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों का संकलन हुआ, कंपाइलेशन हुआ। सामवेद यानी सारे गामा पा। ठीक है। यजुर्वेद यानी यज्ञ कैसे करना है, हवन कैसे करना है, उसका मैनुअल है। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण, दवाइयाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वाइब। ठीक है, जादू टोना, किसी को बस में कैसे करना है, एक्स चाहिए क्या वापस, अथर्ववेद पढ़ना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑफ आयरन मैंने पहले ही बताया था। अब एंट्री होती है गेम चेंजर की। गेम चेंजर कौन है? आयरन, लोहा। इन्होंने इसे कृष्ण अयस काला धातु कहा, ये याद रखेंगे। कृष्ण अयस, श्याम अयस, ब्लैक मेटल, लोहा को कहा कृष्ण अयस, श्याम अयस या फिर काला धातु। अब जंगल काटना आसान हो गया, खेती में क्रांति आ गई, रेवोल्यूशन आ गया। किस में? एग्रीकल्चर में। जंगल को, डेंस फॉरेस्ट हो, घना जंगल हो, उसको काटना बहुत इजी हो गया, लोहा मिल गया ना। अब देखिए, जब आर्यंस को लोहा मिला तो जंगल बोले मैं तो गया काम से। ठीक है। आर्यंस को लोहा मिल गया तो जंगल बोला अरे भाई अब तो गए। लोहे की कुल्हाड़ी ने यूपी बिहार के घने जंगल साफ कर दिए। देखिए, ये सब कुछ एविडेंस हैं जो मिले हैं। ठीक है, लेटर वैदिक एज के ये सब एविडेंस हैं। अब आते हैं खेती बाड़ी। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर। अब लोग बंजारे, नोमेड्स नहीं रहे, मतलब सेटल हो गए। पहले घुमंतू थे, चिल करते थे, गाय चराते इधर से उधर, कहीं भी रह लिए, कहीं भी अपना तो कहीं भी बसेरा है, उस टाइप का सीन नहीं रहा अब। ठीक है, अब खेती करने लगे लोग। अब खाना एक ही जगह मिलने लगा, खाना ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है। उसको स्टोर करके रख रहे हैं तो एक ही जगह सेटल हो गए। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। लकड़ी के भारी हल खींचने के लिए 24 बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। कितने? 24 बैलों की ज़रूरत पड़ती थी अगर लकड़ी को खींचना है तो। सोचो कितना भारी काम था। एग्रीकल्चर जीविका का प्रमुख साधन था। यहाँ तक कि राजा भी फिजिकल लेबर काम करता था। ठीक है। अब उस टाइम का किराना लिस्ट देख लो भाई। चावल को चावल नहीं बोलते थे, ब्रीही बोलते थे। दुकान जाओगे
ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक काल में। और बोलोगे चावल दो तो नहीं मिलेगा, बोलना पड़ेगा ब्रीही दो भाई, ब्रीही। गेहूं को बोलते थे गोधूम, और बार्ली यानी जौ को बोलते थे यव, और अनाज को बोलते थे धान्य। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर कैसे चलेगा, ये सब नाम याद रखना पड़ेगा। अरे उत्तर वैदिक काल में चावल को ब्रीही, गेहूं को गोधूम, जौ को यव, अनाज को धान्य। अब देखिए पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन होने लगा, राजनीतिक केंद्रीकरण। राजा अब बाहुबली बन गया है। राजा क्या बन गया है? बाहुबली बन गया है। सभा और समिति की पावर खत्म। सभा और समिति की पावर खत्म हो गई। राजा कहने लगा मैं ही कानून हूँ, मैं जो बोलूँगा। पूरा किम जोंग वाला फील है भाई, किम जोंग नॉर्थ कोरिया वाला सीन आ गया है। पहली बार राष्ट्र और नेशन शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, राष्ट्र और नेशन शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, किंगडम एक्सपेंड हो गया। कुरु अपर दोआब में, पंचाल मिडिल दोआब में, मतलब गंगा का जो दोआब रीजन था। ठीक है, गंगा ऐसे बहती है ना, उसका जो दोआब रीजन था, तो ऊपर वाला कुरु हो गया और बीच वाला पांचाल हो गया। राजा बहुत पावरफुल, किम जोंग। सभा समिति खत्म, विदट पूरी तरह से खत्म। और महिलाओं की स्थिति और ख़राब हो गई भाई। इनको कहीं भी घुसने नहीं दिया जाने लगा। नो सभा, नो समिति, नो किंगडम। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? उत्तर वैदिक काल में पूरा नेगेटिव वाला भाई। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ हो गई गड़बड़। क्या गड़बड़ हुई? जो पहले प्रोफेशन पर जाती थी, प्रोफेशन मतलब जैसा काम कर रहे हैं वैसा आपका जाति, पढ़ा रहे हैं ब्राह्मण है, लड़ रहे हैं क्षत्रिय हैं, व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य हैं, सेवा कर रहे हैं तो शूद्र है। यहाँ पे हो गई हेरिडेटरी एंड रिजिड, मतलब जाति व्यवस्था कठोर हो गई और वंशानुगत हो गई। मतलब राजा का बेटा राजा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा शूद्र। समझ गए ना? तो 4 वर्ण इस प्रकार से हैं। ब्राह्मण जो संस्कार यज्ञ करते थे, पूजा पाठ, क्षत्रिय लड़ाई झगड़ा करने वाले, युद्ध में भाग लेने वाले, वैश्य जो व्यापार करते थे, शूद्र जो सेवक थे। इस तरह से 4 वर्ण जो हेरिडेटरी हो गया, मतलब वंशानुगत हो गया। ठीक है, लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में। अब देखते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। गिरावट हो गई भाई, इनका ग्राफ गिरने लगा नीचे महिलाओं का। ये सबसे दुखद स्लाइड है। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। महिलाओं से उनके अधिकार छीन ले गए। ठीक है, सभा में जाना मना, पढ़ाई मना, पुत्री दुख का कारण माना जाता था। समझ रहे हैं? किसी का बेटी हो गया तो वो दुख का कारण है। उपनयन संस्कार नहीं होता था। बार्ड फ्रॉम पॉलिटिकल असेंबलीज, कोई भी राजनीतिक असेंबली में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। यहीं से गोत्र यानी कुल की व्यवस्था उत्पन्न हुई। गोत्र क्या होता था? जहाँ पे गायें बनती थी, गायों का बांधना। एक खूंटी है, उस पर गाय बांध रहे हैं, दूसरा भी यहाँ पे बांध रहा है। ठीक है, तो वो गोत्र हो गया। इसलिए सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है, क्योंकि हमारी गायें एक ही जगह बंधती होगी उस टाइम पे, तो मतलब हम लोग भाई बहन हो गए हैं। इसलिए सेम गोत्र में शादी नहीं होता है। मतलब गायों का गठ भी बोल सकते हैं, गोट। ठीक है, जो गांव से हैं वो समझ जाएंगे गोट क्या होता है। गोट से बना गोत्र। अब देखिए, जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। ये किसमें मेंशन है? ज्वाला उपनिषद में।
ब्रह्मचर्य मतलब पढ़ाई करो सिर्फ 0 से 25 साल तक। गृहस्थ 25 से 50 साल तक। शादी और फैमिली प्लानिंग। वानप्रस्थ जंगल की ओर चले जाओ 50 से 75 साल। संन्यास 75+ मतलब सब मोह माया त्याग दो, एकदम बाबा मोड में आ जाओ संन्यास में। ठीक। अब देखिए मैरिजेस, विवाह के नियम। किस किस टाइप के विवाह होते थे? अनुलोम विवाह, इसमें क्या होता था, लड़का उच्च वर्ण का, उच्च जाति का, लड़की लो वर्ण की मतलब निम्न जाति की, छोटी जाति की, ये अलाउड था। प्रतिलोम विवाह, लड़का नीची जाति का, लड़की ऊंची जाति की, इसको डिस्करेज किया जाता था, मतलब अलाउ नहीं किया जाता था। अब देखिए ब्रह्म विवाह क्या होता था? वैदिक संस्कारों के साथ, सेम वर्ण वैदिक रिचुअल्स। दैव विवाह, पुरोहित को दक्षिणा के रूप में बेटी को दे दिया जाता था, दैट इज कॉल्ड देव विवाह। अर्स विवाह, इसमें ग्रूम गिव्स ए काउ और बुल, इसमें दूल्हा क्या करता है, एक गाय और बैल देता है अपने ससुर जी को। प्रजापति विवाह, मैरिज विदाउट डॉरी, दहेज के बिना शादी, उसको प्रजापति विवाह। ठीक है। ब्रह्म विवाह समझ गए, पूरा वैदिक संस्कारों के साथ। दैव विवाह, बेटी को पुरोहित को दे दिया जाता था एज ए दक्षिणा। अस विवाह, दूल्हा क्या कर रहा है, गाय और बैल दे रहा है, ठीक है, गिफ्ट कर रहा है ससुर को। प्रजापति, बिना दहेज के विवाह। अब देखिए अनअप्रूव्ड मैरिज क्या क्या था, ये सब था अप्रूव्ड मैरिज, ये चारों। अब अनअप्रूव्ड मतलब जिसको समाज सोसाइटी मानती नहीं थी। गंधर्व विवाह, लव मैरिज, ठीक है, समझ रहे हो ना, गंधर्व विवाह करना चाहते हो क्या? असुर, मैरिज बाय परचेज, खरीदारी द्वारा। तो असुर विवाह में क्या होता था, दुल्हन ही खरीद लो भाई, पैसे दो शादी कर लो, पैसा है तो शादी करो। राक्षस विवाह, मैरिज बाय कैप्चर एबडक्शन, उठा ही लो लड़की को, अपहरण कर लो, पसंद आ गई उठा लो, तो ये राक्षस विवाह हो गया। पैसाज विवाह, सिडक्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड गर्ल। पैसाज विवाह क्या होता है, पहले दारू पिला दो लड़की को, ठीक है, टुन्न हो जाएगी, फिर उसको वहाँ से उठा लो, फिर शादी कर लो नशे में ही, तो पैसाज विवाह। ये सब अलाउ नहीं था। राक्षस विवाह, एकदम गुंडे वाली वाइब आ रही है एक गुंडा मतलब राक्षस। पैसाज, ये तो और उससे गिरा और दारू पिला रहा है पहले। असुर मैरिज, खरीद लिया इसको। गंधर्व मैरिज, लव मैरिज, ये सब अलाउ नहीं था। अब बात करते हैं धार्मिक परिवर्तन। धर्म में क्या परिवर्तन हुआ? तो इंद्र और अग्नि रिटायर हो गए भाई, लॉस्ट इंपॉर्टेंस, ट्रेंडिंग में आ गए। दूसरे भगवान, नए भगवान, प्रजापति, रुद्र, विष्णु, ये सब ट्रेंडिंग में आ गए। प्रजापति कौन है? क्रिएटर यानी ब्रह्मांड का सृजन करता। विष्णु प्रिजर्वर, पालन करता। रुद्र पशुओं के देवता, शिव जी। अब शूद्रों के देवता बन गए पूषण जो थे, पूषण एक देवता का नाम है, ये शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है, शूद्रों के देवता बन गए पूषण। तो इंद्र और अग्नि रिटायर हो गए, नए देवता ने एंट्री मार ली, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। पॉटरी की बात करें, ठीक है, और यज्ञ की बात करें, रिचुअल्स की, तो अश्वमेघ यज्ञ होता था, घोड़े को सेक्रीफाइस किया जाता था, जहाँ तक घोड़ा गया वहाँ तक का एरिया मेरा। राजसू यज्ञ होता था, ठीक है, सुप्रीम पावर। तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था, जहाँ तक घोड़ा जाएगा ज़मीन मेरी, ये थी दादागिरी उस टाइम पे। ठीक है। अब देखिए राजसू यज्ञ मतलब राजा बनने के लिए। राजसू यज्ञ किसके लिए होता था? राजा बनने के लिए। वाजपेयी मतलब रथ का रेस होता था। और पॉटरी थी PGW यानी पेंटेड ग्रेवर, चित्रित धूसर मृदमांड, PGW। ठीक है, पहले थी OCP, ओकरे कलर्ड। अब लेटर वैदिक एज में PGW, दैट मीन्स पेंटेड ग्रेवेयर।
चित्रित धूसर मृद भांड, हिंदी में बोलेंगे। अब आते हैं क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं अर्ली और लेटर वैदिक एज में। तो सबसे पहले लोकेशन का बात करते हैं। पहले अर्ली वैदिक एज में पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा जिसे सप्त सिंधु बोला जाता था, उस एरिया में रहते थे ये लोग, ठीक है। लेटर वैदिक एज में ये चले गए, ये शिफ्ट हो गए दिल्ली यूपी में लेटर वैदिक एज में, ठीक है। कहाँ चले गए भाई? ये चले गए दिल्ली यूपी वाला क्षेत्र में, मतलब गंगा यमुना का दोआब में चले गए। अब देखिए उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, वो लोग कैसे रहते थे। वो पेस्टोरल थे, यानी पशुपालन करते थे, गाय ही सब कुछ था, ठीक। और खेती कम होती थी। यहाँ पे सिर्फ बार्ली यानी जौ की खेती होती थी। अब एग्रीकल्चर में एंट्री हो गई, आयरन मिल गया, लोहा मिल गया, जंगल काटे, चावल गेहूँ उगाना शुरू किया, ज़मीन की कीमत बढ़ गई, ठीक है। वेमन की बात करें तो हाई स्टेटस था, ठीक है। पढ़ती थी, सभा में जाती थी, अपनी मर्जी से शादी करती थी, विदुषी महिला थी, टॉपर्स थी, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ? घर में बंद, पढ़ाई बंद, सभा में जाना बंद, उन्हें दुख का कारण कहा जाने लगा, ठीक है। कास्ट क्या था? फ्लेक्सिबल था, लेकिन रिजिड हो गया लेटर वैदिक काल में। यहाँ पे एक ही घर में कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और यहाँ पे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। इंद्र अर्ली वैदिक एज में इंद्र थे, हीरो यानी देवता, ट्रेंडिंग में थे। उसके बाद में आ गए प्रजापति, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हुआ, और भी चेंजेस हुए। यहाँ पे राजा कमज़ोर था अर्ली वैदिक एज में। राजा क्या था? कमज़ोर था, सभा समिति उसको कंट्रोल करती थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में राजा ताकतवर हो गया, सम्राट पावरफुल हो गया, अश्वमेध यज्ञ होने लगा। यहाँ पे टैक्स लोग अपनी मर्जी से देते थे, यहाँ पे ज़बरदस्ती वसूलने लगा राजा, ठीक है। यहाँ पे इंद्र रिटायर हो गए थे। इंद्र यहाँ पे ट्रेंडिंग में थे, सुपरस्टार थे एकदम, फोर्ट डिस्ट्रॉयर, किलों को नष्ट करने वाले इंद्र थे, ठीक। इसमें आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। तो ये सारा अंतर है। हो गया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और मेरे साथ बने रहिए। इसी फनी अंदाज में पढ़ाते रहूँगा। हो गए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, फिर मिलते हैं।